CGPDTM के पेटेंट ऑफिसर के लिए बायोलॉजी का ये कौन सा है, जनरल साइंस की बायोलॉजी का चैप्टर 4 है, स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। ठीक है, आज हम ये करेंगे, फटाफट इसको निपटा देते हैं। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे साइटोलॉजी क्या, स्टडी ऑफ सेल, बेसिक यूनिट क्या थी, लाइफ की सेल, सेल कॉइन बाय किसने कॉइन करा ये टर्म, रॉबर्ट हुक ने। सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, माइकोप्लाज्मा जेलीसेप्टियम। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जेलीसेप्टियम, माइकोप्लाज्मा सबको पता होता है, आगे पूरा नाम क्या, जेलीसेप्टियम। अगर स्पीशीज दे दी तो भी पता होना चाहिए। लॉन्गेस्ट न्यूरॉन है, लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच का एग है। लेकिन अगर यूनिसेलुलर का लार्जेस्ट पूछा जाए ना, जो सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट की बात हो रही है, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा, एसिडोबुलेरिया। ठीक है, सेल थ्योरी किसने दी थी, स्क्लेड एंड स्वान ने। जर्म प्लाज्म थ्योरी अगस्त विसमैन ने। ये दो नाम पता होने चाहिए, एक तो स्केलेडन एंड स्वैन, इन्होंने एनिमल और प्लांट के लिए अलग अलग सेल थ्योरी दी थी, बाद में इनको कंबाइन कर दिया गया था। और जर्म प्लाज्म की थ्योरी किसने दी थी, अगस्त वेजमैन ने। ठीक है, एक और डिफरेंस है हमारा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट क्या है, प्रिमिटिव सेल्स जो पहले आए, मतलब जिनका प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। इनके अंदर तीन ही बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो फ्लूइड हो जाएगा, एक उसका बाउंड्री हो जाएगी, मेम्ब्रेन मतलब उसका फ्लूइड, और इसमें न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड किसको बोलते हैं, जब कोई भी वो जो न्यूक्लियस है हमारा न्यूक्लियर एनवेलप से ढका ना हो, नेक्ड जब डीएनए हो ना, तब वो न्यूक्लियोइड होता है। एब्सेंट होती है इसमें सेल ऑर्गेनल, बट एक एक्सेप्शन है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, तभी तो वो फोटोसिंथेटिक है, क्लोरोफिल से ही होगी ना फोटोसिंथेसिस। यूकैरियोट की बात करें तो ये ट्रू होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस होते हैं इनमें। कंप्लीट सेल, कंप्लीट कहने का मतलब क्या, न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियोलस भी है अंदर, ऑर्गेनलिस प्रेजेंट होती है। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर में लार्जेस्ट जो है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो लार्जेस्ट है वो है एसिटाबुलेरिया। ठीक है, उसके बाद है हमारा, और इसके एग्जांपल है वायरस, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, मतलब मोनेरा ग्रुप के सारे। और इसमें क्या हो जाएगा, मोनेरा को छोड़ के बाकी सब सिंगल, क्योंकि मोनेरा वही है जिसमें प्रोकैरियोट्स है, मतलब न्यूक्लियस ट्रू नहीं है। इसका जनरली क्या होता है, सिंगल सेल होता है, सर्कुलर होता है शेप में क्रोमोसोम। इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम होता है, जनरली कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल डिवीजन इसमें फिजिन और बडिंग से होती है। फिजन वही, मतलब जैसे ये एक सेल है, ये दो में डिवाइड हो गया, और बडिंग ये एक बर्ड है, इसके ऊपर एक बर्ड है, कट ऑफ हो गया, तो ये अलग डिवाइड हो गया। इसमें सेल डिवीजन माइटोसिस या फिर किससे होती है, मियोसिस से होती है। ठीक है, यही हमारा पांचवा चैप्टर होगा सेल डिवीजन यूकैरियोट्स के अंदर, माइटोसिस या मियोसिस। ये डिफरेंस भी हो गया। अब आगे चलते हैं, एक और डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल का। प्लांट जनरली बड़ा होता है एनिमल सेल से। ठीक है, बड़ा होने की वजह से वो इधर उधर मूव तो कर नहीं सकता, तो उसको उसकी सेफ्टी के लिए, जैसे हमें कुछ हो रहा है, एनिमल्स को कुछ हो रहा है, तो ये तो अपनी सेफ्टी के लिए इधर से उधर चले जाएंगे, एक मिनट, इधर से उधर चले जाएंगे। लेकिन प्लांट को एक ही जगह रहेगा, तो उसके पास सेल वॉल होती है सेफ्टी के लिए, जो सेलुलोज या काइटिन की बनी होती है प्लांट के केस में। बैक्टीरिया के केस में यही सेल वॉल किसकी बनी होगी, उसकी पॉलीम्यूरिन। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन बोलते हैं, नैम और नैक करके दो यूनिट आती है उसमें। पेप्टाइडोग्लाइकन होगी बैक्टीरिया के केस में, और सेल वॉल प्लांट के केस में क्या होगी, सेलुलोज की बनी होगी या काइटिन की बनी होगी। फंजाई की बात कर लूँ मैं तो वो काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल्स की बात कर रही हूँ, एनिमल को छोड़ के बाकी हर जगह मिल ही जाती है। ठीक है, एनिमल तो इधर से उधर चले जाएगा, इसलिए इसमें सेल वॉल तो एब्सेंट होती है, उसको जरूरत नहीं है प्रोटेक्शन की। प्लास्टिड प्लांट में होते हैं वही, और इसके अंदर नहीं होते प्लास्टिड। क्लोरोफिल किस में होएगा, इसमें होएगा ना प्लांट में। सेंट्रोसोम प्लांट में नहीं होते, लेकिन सेंट्रोसोम किस में होते हैं, हमारे एनिमल में होते हैं। ठीक है, डिवीजन के लिए चाहिए होते हैं। वैक्यूल्स, प्लांट बड़ा था तो इसके वैक्यूल भी बड़े होंगे, एनिमल छोटा था तो इसके वैक्यूल भी स्मॉलर होंगे। ठीक है, अब अगला फटाफट ये कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अलग अलग टाइप के वो है ऑर्गेनलीज है। सेल वॉल की बात कर लेते हैं। रिजिड होती है, हाँ सख्त होती है, नॉन लिविंग होती है, मतलब ये डेड होती है सेल वॉल। फ्रीली परमेबल, कुछ भी अंदर बाहर आ सकता है। सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है प्लांट के केस में। पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है बैक्टीरिया के केस में सेल वॉल। और फंजाई के केस में किसकी बनी होगी, सिर्फ काइटिन की। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है, शेप और रिजिडिटी, ये भी क्लियर है। अगर सेल मेम्ब्रेन को ध्यान में रखें तो इलास्टिक होती है, बाइलेयर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है ना, तो डबल मेम्ब्रेनस होती है। लिविंग होती है, परमिएबल, लिविंग है तो एक्टिविटी भी करेगी, एक्टिविटी क्या परमिएबल, किसी को ऐसी किसी कुछ भी अंदर बाहर नहीं जाएगा, सब कंसंट्रेशन डिपेंडेंट या एक्टिव पैसिव प्रोसेस में डिपेंड होएगा। फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ये जैसे काइटिन का पेप्टाइडोग्लाइकन सेलुलोज का बनता है, ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। एनिमल के केस में ना यही आउटर कवरिंग होती है, क्योंकि अगर हम प्लांट लेते हैं और एनिमल लेते हैं, प्लांट के पास क्या थी, सेल वॉल थी, फिर सेल मेम्ब्रेन थी, लेकिन एनिमल में डायरेक्ट वॉल तो थी नहीं, तो आउटर कवरिंग क्या रही, उसकी मेम्ब्रेन ही रही, वॉल तो है नहीं। तो एनिमल के केस में आउटर कवरिंग क्या है, ये है। ठीक है, आउटर कवरिंग ये है। और ये क्या रेगुलेट करती है, आइंस की मूवमेंट को। मैंने बताया था ना, परमिएबल है तो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में जाता है जो भी जाता है। उसके बाद एक और वो टॉपिक कवर करते हैं प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था, पुरकिंजी ने दी थी। पी से प्रोटोप्लाज्म, पी से पुरकिंजी। ठीक है, पुरकिंजी ने, प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, पहले तो प्रोटोप्लाज्म एक फ्लूइड है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है। अगर ये हमारे सेल है ना, अरे ये हमारे सेल है ना, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो फ्लूइड है ये प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, किसका बना होता है, वाटर का, आयंस का, सॉल्ट का, ऑर्गेनिक का। वाटर इसमें 80% होता है, ऑर्गेनिक इसमें 76%, 96% तो यही होता है। इस 96 में 76, 10 ऑक्सीजन इतना होता है, कार्बन इतना होता है, हाइड्रोजन 10 होता है, नाइट्रोजन 2.5 होता है। सबसे कम क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन है। उसके बाद ये प्रोटोप्लाज्म भी कैसे लिविंग है, सेल मेम्ब्रेन भी लिविंग है, प्रोटोप्लाज्म भी लिविंग है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की जो अमाउंट है उसका रेशो, मतलब सॉल्ट्स भी है ना इसमें ऑर्गेनिक, उसका रेशो क्या है, 81:19 का। इनऑर्गेनिक कम है, ऑर्गेनिक ज़्यादा है। प्रोटोप्लाज्म दो टाइप से डिवाइड है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों लिविंग है।
साइटोप्लाज्म क्या है, जो न्यूक्लियस से बाहर की तरफ फ्लूइड होता है। ये अगर हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये वाला फ्लूइड सारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और दूसरी तरफ इसके अंदर जो फ्लूइड है वो सारा न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये वाला टॉपिक भी कवर हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं अब। माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया है? अल्टमैन ने दिया। अल्टमैन कोई पावरफुल नेम सा लग रहा है ना, मैनली वाइज, मतलब अल्टमैन, कोई कुछ पावर की बात हो रही है। तो ये क्या है? पावर हाउस ही है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है। क्यों पावर हाउस है? क्योंकि इसके पास एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी क्या होता है? एनर्जी करेंसी होती है हमारी एटीपी, ठीक है। एनर्जी करेंसी क्या होती है? एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होता है? सिलेंड्रिकल रॉड और स्फेरिकल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा दिखता है, ठीक है। अंदर से इसके ऐसे होती है, और ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। एक मेम्ब्रेन ये वाली पूरी, ठीक है, एक मेम्ब्रेन ये वाली, ये जो इसके बीच में है, ठीक है। दो मेम्ब्रेन होती है। डबल लेयर आ गया, ठीक है। इनर वाली, ये जो अंदर की है ये वाली, इसके अंदर ना कुछ फोल्ड्स होते हैं। ये फोल्ड दिख रहे हैं ना, ये इस फोल्ड को क्रिस्टे बोलते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होगा उस फ्लूइड को मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसके अंदर एंजाइम को एंजाइम मिलेंगे, ठीक है। ये इसको माना जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोकैरियोट है जो लीव कर रहा है, किसके इनसाइड लीव कर रहा है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोकैरियोट पड़ा हुआ है। और ये रेस्पिरेटरी साइट है सेलुलर रेस्पिरेशन की। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी बनाना। एनर्जी कौन सी है? एटीपी है, इसलिए इसको पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि एनर्जी करेंसी बनाता है, ठीक है। और इसके अंदर डीएनए भी मिलता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी होता है। राइबोसोम की बात करें, पहले डीएनए दी थी। स्मॉलर ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, ईआर के ऊपर लगे रहते हैं, या फिर फ्री फॉर्म में भी मिलेंगे। आरएनए से बनते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज लाइजोसोम। लाइजोसोम की बात करें तो डी डुवे है, उसने ये क्या करा था? डिस्कवर करा था। लाइजोसोम किसने दिया था? डी डुवे ने। ये कुछ सैक्स होती है, सिंगल मेम्ब्रेन, एक वर्ड आगे यहाँ पे भी सिंगल है, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, जैसे जो क्या करते हैं? इंफ्रासेलुलर डाइजेशन। इंफ्रासेलुलर डाइजेशन, सेल अपने आप को ही जब खा लेता है, ठीक है। जब वो खा लेता है दैट मीन्स सुसाइड हो रही है ना, सुसाइडल बैग्स कहते हैं इनको। सैक्स है तो इसलिए वहाँ पे बैग लग गया, ठीक है। आरबीसी के मतलब मैमल के जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, उसके अंदर कोई भी लाइजोसोम नहीं होता है। सेंट्रोजोम की बात करें तो बोवेरी ने डिस्कवर करा था। सेंट्रोजोम किसने करा था? बोवेरी ने, ठीक है। सेंट्रोजोम से फेनिमल में होता है, ये हमने डिफरेंस में चेक कर लिया है। सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं? स्पिंडल फाइबर बना देते हैं, ठीक है। इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अभी हमने सिंगल पढ़ा था क्या? लाइजोसोम। डबल पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, और न्यूक्लियर मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये डबल थे, बाकी सब सिंगल है। लाइजोसोम भी सिंगल है। सेंट्रोजोम में तो कोई क्या है? मेम्ब्रेन ही नहीं है, लेकिन इसके पास दो सेंट्रियोल होते हैं। ये सारी बात चल रही है एनिमल के केस की, क्योंकि प्लांट के पास तो सेंट्रोजोम ही नहीं है। नेक्स्ट इज हमारा आ गया वैक्यूल। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल के अंदर ना फ्लूइड होता है, और ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है, ये भी पता है। इसको डेड ऑर्गेनेली बोलते हैं। डेड ऑर्गेनेली एक तो हमारी सेल वॉल को भी बोलते हैं, और दूसरा किसको बोलते हैं? वैक्यूल को। और ये किस में हेल्प करता है? ओस्मो रेगुलेशन। डेड ऑर्गेनेली क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्टोर कर रखता है टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। और कुछ रहता है? प्लास्टिड रहता है ना, गोल्जी बॉडीज, ईआर भी रहता है। गोल्जी बॉडी की बात करते हैं। गोल्जी बॉडी किसने दी थी? कैमिलो गोल्गी ने दी थी, ठीक है। ये कैसे होती है? ये स्ट्रक्चर होता है गोल्जी का। ये वैक्यूल्स दिख रहे हैं ना, खाली वैक्यूल, वैक्यूल या ट्यूब या वेसिकल कह लो, इस टाइप के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। प्लांट पे बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं। ये एक अलग चीज़ है। डिक्टियोसोम किसमें बोलते हैं? प्लांट में। किसको बोलते हैं? गोल्जी बॉडीज़ को ही बोलते हैं। ये स्टोर करने का काम करती है, क्योंकि वैक्यूल खाली पड़ी है। प्रोसेसिंग करने का काम करती है, पैकेजिंग करने का काम करती है, ठीक है। सिंथेसाइज क्या करती है? सेल वॉल को ये बनाने में हेल्प करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी, लाइजोसोम को भी, और कार्बोहाइड्रेट को बनाने में हेल्प करती है, जो बाद में प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? ग्लाइको मतलब शुगर। कार्बोहाइड्रेट क्या बना देगा? प्रोटीन के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूँ तो एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क है। मेम्ब्रेनस मतलब मेम्ब्रेन होगी, लेकिन एक नहीं, नेटवर्क है, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारी मेम्ब्रेन होगी, सेम गोल्जी जैसा स्ट्रक्चर, बट ये इंटरकनेक्टेड होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा? मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर। उसके बाद अटैच करता है, किसको किससे अटैच करता है? ये अटैच करता है न्यूक्लियस से भी। एक तरफ तो ये न्यूक्लियस से अटैच करता है, और दूसरी तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। मतलब अगर ऐसे सेल और ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ से शुरू होकर ये कहाँ तक जाएगा? ये ऐसे ऐसे यहाँ तक जाएगा। एक तरफ न्यूक्लियस से, एक तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिस्ट्रीब्यूट करता है मटेरियल को। कुछ न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस मिलाना है। स्पॉटिंग फ्रेमवर्क है, पूरा सेल इस पर खड़ा ही हुआ है। टाइप की अगर बात करें तो एससीआर और ईआरईआर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक। रफ क्यों होगा? क्योंकि ये राइबोसोम से क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है, तो रफ स्ट्रक्चर फील होता है। और राइबोसोम का अगर याद करें तो हमने पढ़ा था ये ईआर पे लग जाता है। जब लग जाता है तो आरईआर कहते हैं उसको, और जब नहीं लगता तो एसईआर कहते हैं उसको, ठीक है। प्लास्टिड की बात करें, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। प्लास्टिड तीन टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो मतलब कलर की बात हो रही है, कौन से? ग्रीन कलर की। ये एक डबल मेम्ब्रेन है, ये तो हमें पता चल गया। आउटर इनर थाइलाकोइड होते हैं इसके अंदर, और थाइलाकोइड एन सारे सिक्के इकट्ठे होकर कौन शेप? ग्रेनम बनाते हैं। ग्रेनम में कम से कम 20 से 50 तो थाइलाकोइड होनी चाहिए, जहाँ पे लाइट रिएक्शन चलते हैं। क्लोरोफिल भी यही मिलता है। और जो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड होते हैं ना, उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा के अंदर तो डार्क रिएक्शन चलती है, और इसमें फोटोसिंथेटिक के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। डीएनए भी होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट का, और खुद के प्रोटीन भी बनाता है वो डीएनए। ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर देता है, वही क्लोरोफिल। और किचन ऑफ अ सेल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस खाना बनाने में हेल्प करता है ना। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्रोमोप्लास्ट किसके लिए आता है? क्रोमोप्लास्ट आता है कलर के लिए, ठीक है। जैसे लाइकोपिन, रेड कलर, रेड किस में होता है? टमाटो में होता है,
ठीक है। कैरोटीन का मतलब होता है येलो या ऑरेंज कलर, ये किसका होता है? कैरेट, कैरोटीन कैरेट से ही आया है। बिटाटीन, बिटानिन, बिटानिन मतलब बीटरूट वाला चुकंदर वाला कलर नहीं होता है जो बीटरूट में जो होता है, वो कलर बिटाटीन की वजह से आता है। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये वाइट होता है, दैट मीन्स ये कलरलेस रहेगा, कुछ कलर नहीं देता। तो ये क्या काम करता है फिर? ये स्टोरेज का काम करता है कि स्टार्च को स्टोर कर लिया, फैट को कर लिया और प्रोटीन को कर लिया, रूट को कर लिया, अंडरग्राउंडेड स्टेम को कर लिया। ठीक है, अंडरग्राउंडेड स्टेम और रूट क्या करते हैं काम? स्टोरेज का काम करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस भी इजी सा है, स्फेरिकल होता है, पता है इतना छोटा सा न्यूक्लियस होता है। कंट्रोल रूम है क्योंकि सारी एक्टिविटी इसी से कंट्रोल होती है। प्लांट में पेरीफेरी पे शिफ्ट हो जाता है ये, एनिमल में सेंटर में रहता है। ये भी डबल मेम्ब्रेन है और उसके पास स्पोर्स भी है। न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, हमने पढ़ा था ना, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में वो था डिवाइडेड। आगे न्यूक्लियोप्लाज्म फर्दर न्यूक्लियोलस में और क्रोमैटिन में डिवाइड है। ठीक है, न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है? प्रोटीन और आरएनए होते हैं, लेकिन क्रोमैटिन में डीएनए और हिस्टोन होता है। ठीक है, हिस्टोन डीएनए किसने दिया था? फ्रेडरिक मिस्टर ने दिया था। एक और चीज़ पता चली, जो डीएनए वो हेरिडिटी मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन कुछ वायरस में क्या होता है? कौन होता है जेनेटिक मटेरियल कुछ वायरस का? आरएनए होता है, वैसे नॉर्मली डीएनए है। ठीक है, और ये जो क्रोमैटिन है ना, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन, इस क्रोमैटिन को सेल डिवीजन के टाइम पे ये क्रोमोसोम बन जाता है। और क्रोमोसोम किसने दिया? वेल्डियार ने दिया है, वाल्डियार ने दिया। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये विजिबल होते हैं, इसलिए इसको क्रोमोसोम बोलते हैं। जब क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर विजिबल हो जाए तो उसे क्रोमोसोम बोलना है। एक क्रोमैटिन में 2 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, और एक सेंट्रियोल होता है, ऐसे, ये सेंट्रियोल और ये 2 क्रोमोसोम। ठीक है, इन पूरे क्रोमोसोम या क्रोमैटिन पे एक जीन का स्ट्रक्चर होता है। जीन क्या होते हैं? जो फंक्शनल सेगमेंट होती है डीएनए की। ठीक है, अगर ये जीन पेयर है तो डिप्लॉइड कहेंगे, अगर ये अनपेयर है तो हैप्लॉइड कहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या रह गया है? उसके बाद यहाँ पे ये नंबर है, ये तो भाई लर्न करना पड़ेगा फटाफट, जो पता है वो देख लेते हैं सबसे पहले। ह्यूमन का है यहाँ पे, ह्यूमन का 46 है। ठीक है, चिंपैंजी थोड़े ज़्यादा क्लेवर है तो उनका क्या है? 48, वो भी ह्यूमन जैसे ही है। और कुछ है ह्यूमन के आसपास? नहीं। अब हम करते हैं सबसे छोटा, इसमें मॉस्किटो है, मॉस्किटो का इसलिए सबसे कम है 6। ठीक है, उसके बाद है हमारा कैट को डॉग को देखो भाई, कैट है 38 और डॉग है 78। कैट का डबल साइज होता है ना, तो ऐसे करके लर्न कर लेना, 38 78। उसके बाद जब मॉस्किटो की 6 है तो हाउस फ्लाई से थोड़ी बड़ी है, ये भी उसका डबल हो गया 12। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद हमारे को क्या दिखता है? अब हम चलते हैं, उड़ने वाले थे ना ये सारे हाउस फ्लाई, तो अब हम चलते हैं पिजन की तरफ। पिजन में क्या है? 80 होता है पिजन का, अब तक का सबसे हाईएस्ट है पिजन। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा है। और अगर मैं खाने पीने वाली चीज़ों को देखूँ, जैसे पोटैटो है, इसमें है 48, लेकिन टोमेटो में 24। तो टोमेटो जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है पोटैटो से, पोटैटो हर जगह यूज़ हो जाता है, इसलिए उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है 48। ठीक है, उसके बाद क्या रह गया हमारा? रैबिट रह गया एक, रैबिट और हॉर्स रह गया। रैबिट छोटा होता है 44, हॉर्स बड़ा होता है 64, और फ्रॉक तो उन दोनों से ही छोटा होता है 26। ठीक है, और तक कुछ नहीं रहना, पी रह गया एक 14। और एस्कैरिस 1 इज़ मोर, एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड। फटाफट ये देख लेते हैं किसने क्या डिस्कवर करा था। प्रोटोप्लाज्म पीपी पुक्रेंजी, माइटोकॉन्ड्रिया मैन से एल्टमैन, गोल्जी बॉडीज गोल्जी से ही कैमिलो गोल्जी, राइबोसोम पेलेडे, लाइजोसोम डिड्यूवे, सेंट्रोसोम बोवेरी। उसके अलावा न्यूक्लियस नहीं उसका वो डीएनए फ्रेडरिक मिस्टर और क्रोमोसोम वाल्डियार ने। ठीक है, यही पढ़ा अभी हमने। अब आ जाते हैं डिफरेंस की तरफ, डीएनए का और आरएनए का। न्यूक्लिक एसिड में आ रहे हैं। डीएनए क्या है? डीएनए की यार देखो, एक ना ये चीज़ होती है, एक तो शुगर होता है, एक फॉस्फेट होता है और एक नाइट्रोजनस बेस होती है, बस यही होता है। अगर हम शुगर की बात करें तो डीएनए की शुगर है डीऑक्सी राइबोस, लेकिन आरएनए की खुद की शुगर क्या है? राइबोस। तो शुगर वाला कंसेप्ट कलर, फॉस्फेट दोनों में सेम होता है। उसके बाद आते हैं नाइट्रोजनस बेस में। जो डीएनए है ना, इसके पास होता है AGCT, लेकिन इधर इसके पास होता है AGCT की जगह ना यूरासिल होता है। तो इट कंटेन द बेस एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, चारों है, लेकिन यहाँ पे थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। आरएनए के केस में थाइमिन की जगह यहाँ पे यूरासिल आ जाएगा। ठीक है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है मोस्टली। आरएनए का ध्यान रखना है। डीएनए कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस में, लेकिन ये दोनों जगह मिलता है, न्यूक्लियस में भी बाहर भी। अब चलते हैं न्यूक्लिक एसिड की तरफ। न्यूक्लिक एसिड का एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या करते हैं? वो क्या है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो आगे पास ऑन करते रहता है। 2 तरह के होते हैं, आरएनए, डीएनए भी हमने देखा था। डीएनए की बात कर रही हूँ, फ्रेडरिक मिस्टर ने इसको डिस्कवर करा था, पता चल गया था। कहाँ से करा था? फर्स्ट सेल के न्यूक्लियस से करा था, फर्स्ट सेल से के न्यूक्लियस से। और ये जो ये है ना डीएनए, किसमें आता है? मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आता है। अगर मैक्रोमोलिक्यूल की बात करें, बायोमोलिक्यूल्स की, जो मैक्रो है, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गए। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के अलावा प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्ब्स हो गए। ठीक है, यही सब होता है इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन, ठीक है, लिपिड्स, ये टाइप के होते हैं। तो डीएनए भी एक तरह का क्या है हमारा? न्यूक्लिक एसिड की कैटेगरी में आता है ना, तो ये भी एक मैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, और क्या है? न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो उसमें 3 चीज़ होती है, मैं बता चुकी हूँ। एक शुगर होती है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है और एक फॉस्फेट, इसी से बनता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगर मैं बात करूँ
नाइट्रोजनस बेस की, तो ये तो बहुत सिंपल है। नाइट्रोजन अभी मैंने बताया था प्यूरिन और पिरिमिडीन होते हैं। प्यूरिन को कैसे याद करेंगे, एजी बड़े प्योर है, ठीक है। एडेनिन और ग्वानिन किसकी कैटेगरी के हैं, प्यूरिन के। और पिरिमिडीन में बाकी जो बच्चे आ जाएंगे एजी के अलावा। एजी के अलावा क्या बचा है हमारे पास, थायमिन एंड साइटोसिन। लेकिन अगर इस न्यूक्लिक एसिड में डीएनए की जगह आरएनए होता तो वहाँ पे थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता, जो हमने अभी पढ़ा था। अब हम वाटसन की बात कर लेते हैं। वाटसन एंड क्रिक का मॉडल आया था जिसने ये बताया था जो डीएनए वो अभी हमने पढ़ा था ना, जो डीएनए वो तो डबल स्ट्रैंड होता है, लेकिन जो आरएनए वो सिंगल होता है। तो ये जो डबल है ना, किसने बताया था, वाटसन एंड क्रिक ने बताया था कि वो डबल हेलिक्स होता है। डीएनए के दो मॉलिक्यूल ना आपस में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में घूम के मिली होती है लैडर की तरह, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड बनाना है, अगर इसमें से फॉस्फेट हटा रहेगा ना, शुगर और सिर्फ नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, तब तो वो न्यूक्लियोसाइड है। जब इसमें फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड है। टाइड और साइड में फर्क पता होना चाहिए। टाइड ही है बेसिक यूनिट, टाइड की बेसिक यूनिट है डीएनए की। टाइड न्यूक्लियोटाइड्स बना के होता है। अच्छा, हमने वो बात करी कि वो डबल होता है, तो डबल वैसे होता है, तो यहाँ पे ए जुड़ता है किससे, टी से, और जी जुड़ता है किससे, सी से। ए जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, जी जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से, ये रहा। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड से किस तरह के बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। दो स्ट्रैंड ऐसे जुड़ती है। फॉस्फेट बॉन्ड भी होता है, फॉस्फेट मैंने नाम लिया। तो डीएनए में फॉस्फेट बॉन्ड होने की वजह से डीएनए का नेचर कैसे हो जाता है, हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। जीन की बात करें तो जीन क्या है, डीएनए का वो सेगमेंट है, स्पेशल सेगमेंट है जिसका कोई ना कोई क्या हो, फंक्शन हो। फंक्शन मतलब ये आगे वन जनरेशन से अगली जनरेशन में जाएगा, वो जीन होता है। अगर जीन में कोई भी बेस के सीक्वेंस में कुछ क्या आ गया, म्यूटेशन वो आ गई, चेंजेस आ गए। बेस मतलब ए किससे, टी से जुड़ना था, जी सी से जुड़ना है, ए सी से जुड़ जाए, टी जी से जुड़ जाए, ये म्यूटेशन हो गई, ठीक है। चेंज को म्यूटेशन कहते हैं। आरएनए की बात करूँ तो मैं, वो सिंगल स्ट्रैंड है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें भी फॉस्फेट होता है, राइबो शुगर होती है और नाइट्रोजनस बेस होते हैं। फर्क क्या होता है, बस यूरासिल आ जाता है थायमिन की जगह। और एक फर्क होता है, जो डीएनए वो सिर्फ न्यूक्लियस में मिलता है, लेकिन ये जो आरएनए वो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस दोनों में मिलेगा, ठीक है। और अगर आरएनए ऐसे एंजाइम काम कर रहा है ना, तो वो राइबोजाइम बोलेंगे उसको। आरएनए फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। मैसेंजर का काम है जो डीएनए पे इन्फॉर्मेशन लिख के उसको डिकोड करके देना, ठीक है, क्या लिखा है। राइबोसोमल आरएनए का काम है कि वो राइबोसोमल आरएनए किस में होता है, राइबोसोम्स के अंदर होता है, ठीक है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, राइबोसोम को अमीनो एसिड ला के देता है, ठीक है, ताकि वो प्रोटीन बनाए आरएनए से। फंक्शन क्या है इन सबका मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस करना। जब प्रोटीन बनता है उसके प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है, डन।